छत्तीसगढ़ में विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन और राजस्थान में भजन। 3 राज्यों के 3 सीएम चुनने के लिए बीजेपी हाईकमान ने पूरे 9 दिन लिए। लेकिन जब तीनों राज्यों में सीएम के चेहरे सामने आए तो सब के सब चौंक गए। 3 पर्यवेक्षकों के साथ 115 विधायकों की मौजूदगी और पर्ची भजनलाल शर्मा के नाम की निकाली गई। जिस राजस्थान में 15 से ज्यादा पर्चे लीक हुए, वहां गोपनीयता का ऐसा इंतजाम कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी खबर किसी को तब तक नहीं लगी जब तक आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया। बीजेपी विधायकों की इस फोटो में शायद भजनलाल शर्मा को आप भी ढूंढते रह जाएं, लेकिन भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची तो पहले ही लिख दी गई थी। 12 तारीख मंगलवार का दिन था। इस कहानी का मुख्य किरदार थी एक पर्ची जो कहा जाता है कि सीधा दिल्ली से आई थी। पर्ची में एक नाम था, भजनलाल शर्मा। जब ये पर्ची राजनाथ सिंह ने वसुंधरा के हाथ में थमाई तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा पर कुछ निराशा की लकीरें दिखी। लेकिन वसुंधरा ने अपने आप को एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह संभाल लिया। चूंकि पर्ची दिल्ली से खुद राजनाथ सिंह लाए थे और भेजी थी सीधा बीजेपी हाईकमान ने, इसीलिए किंतु परंतु का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस तरह वसुंधरा भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता घोषित कर देती हैं। ये कहानी थी राजस्थान की। मगर मध्य प्रदेश में भी दिग्गजों के सहारे समीकरण साधने वाली बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी दिग्गज को नहीं बल्कि 3 बार के विधायक मोहन यादव को बैठाया। उधर छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय का राज तिलक हुआ। मगर सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी के पुराने चेहरे धरे के धरे रह गए और नए चेहरों को सत्ता की चाबी थमा दी गई। इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा सा है, जातिगत समीकरण या कास्ट इक्वेशन। और 2024 का विजन तो अगले 5 साल के लिए लोकसभा की चाबी तक थमा सकता है। लोकसभा चुनाव पर भी आएंगे, मगर पहले कास्ट इक्वेशन की बात हो जाए। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं, यानी कि सवर्ण जाति से आते हैं। उम्र 56 साल, संघ और संगठन दोनों के करीबी, भरतपुर के रहने वाले हैं। ब्राह्मण समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। राजस्थान में महामंत्री के पद पर रहे। 2023 में पहली बार चुनाव लड़े और जीते ही मुख्यमंत्री बन गए। रही कसर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के जरिए बीजेपी ने राजपूत और दलित समाज को भी साथ लिया। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में मोहन यादव ओबीसी चेहरा हैं। यादव समुदाय से आते हैं। मध्य प्रदेश की 52% आबादी इसी ओबीसी समुदाय की है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 70 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी सीधे निर्णायक भूमिका में थी। वजह जायज है, बीजेपी 2024 के चुनाव में भी ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को बनाया गया। जगदीश देवड़ा एससी वर्ग से हैं। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 35 सीटें इसी एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ भी कास्ट इक्वेशन ठीक ठाक बैठा लिया। जो कुछ कसर रह गई थी तो सवर्ण जाति से आने वाले राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाकर पूरी कर ली गई। छत्तीसगढ़ की कहानी तो और भी गजब है। विष्णुदेव साय आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठती रही है। ऐसे में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। प्रदेश की मांग तो पूरी हो ही गई। भाजपा ने 2024 को देखते हुए बड़ा आदिवासी कार्ड भी खेल लिया। साय की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है। रमन सिंह के खास होने के साथ साथ संघ के भी करीबी माने जाते हैं। यही वजह रही कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की पहली पसंद बने। अब इतना तो साफ है कि आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी सीएम बनाकर बीजेपी ने यहां भी कास्ट इक्वेशन अच्छे से साध लिया है। अब आते हैं मोदी और शाह के विजन 2024 पर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का राजनीति में लंबा एक्सपीरियंस रहा। 4 बार के लोकसभा सदस्य, 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। ऊपर से संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है। ऐसे में उनका तजुर्बा 2024 के लिहाज से बीजेपी के बड़े काम आएगा। 24 के लिए बीजेपी का आदिवासी कार्ड भी विष्णुदेव साय पर बिल्कुल ठीक और सटीक बैठता है, क्योंकि साय बड़े आदिवासी नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक को साधने में काफी मदद मिलेगी। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां नए सीएम मोहन यादव ओबीसी समुदाय से हैं। वैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी तो केंद्र में मंत्री प्रहलाद पटेल समेत 44 विधायक और भी हैं, मगर सवाल ये कि उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि मोहन यादव न सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने में मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे, बल्कि यूपी और विधानसभा के यादव समाज के समीकरण में भी बीजेपी के फेस के तौर पर बिल्कुल फिट बैठेंगे। इन दोनों ही राज्यों की राजनीति में यादव समाज का दबदबा रहा है। भाजपा ने इस कदम के जरिए
समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की मजबूत कोशिश की है। यूपी की ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। भाजपा के इस कदम से ये तो साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनका फोकस इस बार यादव समाज भी होगा। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और बिहार में 40 सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें होने की वजह से केंद्र की सरकार बनाने में प्रदेश की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 54% है, जिसमें 20% यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। उधर बिहार में 14% लोग यादव समाज से आते हैं। यहाँ ओबीसी आबादी 63% है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी का यादव समाज से काफी जुड़ाव है, तो वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की सरकार लगातार बनती रही है। ऐसे में साल 2024 में होने वाले लोकसभा और बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यादव वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव चेहरे को सीएम बनाया है। इसी तरह राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट, झारखंड में 14, छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर अगर बीजेपी का ओबीसी कार्ड ठीक बैठता है तो बीजेपी बेशक सत्ता में वापसी कर सकती है। खैर, मध्य प्रदेश में ओबीसी और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने लोकसभा के लिहाज से दोनों समुदायों को साध लिया और बची हुई कसर राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाकर सवर्णों को साधकर पूरी कर ली गई। साफ है, बीजेपी की नज़र 2024 के लिहाज से उत्तर भारत के ब्राह्मणों पर भी है। उधर राजस्थान में संघ और बीजेपी का नई लीडरशिप पर भी उतना ही फोकस है। देखा जाए तो तीनों राज्यों में एक ही फॉर्मूला चला। तीनों मुख्यमंत्री 60 के नीचे, तीनों संघ के करीबी। पहली बार ही दोनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी उसी दिन चुन लिया गया। मगर सवाल ये कि क्या मोदी और शाह की जोड़ी मोहन, विष्णु और भजन की तिकड़ी के सहारे 24 का समीकरण साध पाएगी, या फिर ये तुरुप के 3 इक्के धरे के धरे रह जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए जागरण.com।